हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। पिछले लेक्चर्स में हमने टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इसमें रीजन स्टेबल रीजन में आते हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कुछ पार्ट स्टेबल होता है, कुछ अनस्टेबल होता है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि स्टेबल पार्ट कौन सा है और अनस्टेबल पार्ट कौन सा है और क्यों है ना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इस पे आऊँगा, मुझे एक ब्लैंक स्पेस चाहिए। अच्छा, इस टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैकेनिकल पावर कितना होता है, मैकेनिकल पावर, पी मैकेनिकल, तो आपको क्या बोलना है? मैकेनिकल पावर हमने डीसी मशीन में पढ़ा भी हुआ है, 2 पाई एन टाउ डिवाइड बाई 60। ठीक है, यहाँ पे एन जो है वो स्पीड है, टाउ जो है वो टॉर्क है, और पीएम जो है वो हमारा मैकेनिकल पावर है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मान लो हम एक बार को हमें जो रिलेशन देखना है वो इन दोनों में देखना है, स्पीड और टॉर्क में रिलेशन देखना है। ठीक है, अगर स्पीड और टॉर्क में रिलेशन देखना है तो हम मान लेते हैं कि बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कांस्टेंट के सब कुछ कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या एन टाउ के, है ना? क्योंकि सब कुछ को हमने क्या, जितने चीजें हैं उसको हमने कांस्टेंट ले लिया है। यहाँ से अपने को दिख रहा है क्या, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। ये पता है, एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे पास में कि अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा। अभी हम इसको एक फिजिकल एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला क्या कि अगर स्पीड ज्यादा तो टॉर्क कम, और अगर टॉर्क ज्यादा तो स्पीड कम, है ना, कुछ ऐसा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसको अपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, लेट अस सपोज, ध्यान से समझना। अच्छा, ये टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब अगर टॉर्क ज्यादा तो इसका मतलब करंट ज्यादा ड्रॉ हो रही होगी। अब एक चीज समझना, मान लो हमारा मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका एक स्टेटर पार्ट है और एक रोटर पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो इसके साथ, इस रोटर के साथ में हमने लोड लगा रखा है। ठीक है, अब मान लो ये रोटर जो है वो रोटेट हो रहा है किसी स्पीड से, मान लो 1440 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। ध्यान से समझना बच्चा, 1440 आरपीएम से रोटेट हो रहा है ये जो हमारा रोटर है। अच्छा, अचानक से हमने इसमें लोड बढ़ा दिया, तो अगर लोड बढ़ाएंगे तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई ऑब्वियसली हम किसी चीज पे अगर लोड लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि अब लोड बढ़ रहा है। तो अगर स्पीड कम होगा, लेकिन भाई मोटर को तो 1440 पे ही रन करना है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर यही एक खासियत होती है, ये अप्रोक्सीमेटली हमें लगभग लगभग कांस्टेंट स्पीड देता है। तो अगर हम लोड ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्पीड कम होने लगा। अगर स्पीड कम होने लगा तो इसका मतलब, अगर स्पीड कम होने लगा तो इसका मतलब टॉर्क बढ़ना चाहिए। और टॉर्क कब बढ़ेगा? जब हमें एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा? करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए जब आपने कभी देखा हो, जैसे जैसे हम अपना लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा मोटर है वो करंट ज्यादा ड्रॉ करता है, करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा तो टॉर्क बढ़ा देगा। टॉर्क बढ़ा के फिर हमारी स्पीड को वो उसी स्पीड पे ले आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हम लोड बढ़ाएंगे स्पीड कम होने लगेगी। अगर स्पीड कम होगी तो मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करके क्या करेगा? टॉर्क बढ़ाएगा। जैसे टॉर्क बढ़ेगा फिर हमारा जो है अ, उसी स्पीड पे हमारी जो मोटर है वो फिर से दोबारा क्या होने लगेगी? रन होने लगेगी। अच्छा, टॉर्क टॉर्क बढ़ने का मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल से है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इस बात को स्टार्ट करते हैं कि, अच्छा, अब टॉर्क, अच्छा देखो इसमें ये दो ग्राफ हैं, आप इस दोनों ग्राफ से कंफ्यूज मत होना। ये जो ग्राफ है ये टॉर्क और स्पीड के बीच का ग्राफ है ना? और ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये हमारा टॉर्क और स्पीड के बीच का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है ये हमारा टॉर्क और स्लिप के बीच का ग्राफ है, स्लिप। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर ये टॉर्क और स्पीड की बात है तो इसका मतलब स्पीड यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्पीड यहाँ पे क्या है? सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि ये वाला पॉइंट एनएस है। अच्छा, अगर इसी को हम, ध्यान से समझना, अगर इसी को स्लिप के टर्म में देखें तो क्या होगा? जब रोटर की स्पीड 0, उस टाइम पे स्लिप क्या होता है? 1 होता है। स्लिप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? अच्छा, जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है उस टाइम पे जो हमारा स्लिप होता है वो 0 होता है।
यानी कि स्पीड के टर्म में ये 0 से ns इस डायरेक्शन में। अगर यही स्लिप की बात करोगे तो 0 से 1 इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना ध्यान से, जहां पे स्पीड 0 वहां पे स्लिप 1 है, ठीक है। तो हम इसी ग्राफ को ऐसा भी बना सकते हैं। अगर स्लिप के टर्म में देखेंगे तो देखो यहाँ पे 0 स्लिप है, और इधर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं इधर की तरफ हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा 0 से स्टार्ट है और ऐसा मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर स्लिप के टर्म में बनाएंगे तो क्या मिलेगा, टॉर्क 0 से स्टार्ट है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियरिटी बहुत ध्यान से होनी चाहिए आपको। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही चीज हैं, बस आपको स्पीड और स्लिप में आपको डिफरेंस करने आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब एक बात समझना जरा ध्यान से, जब स्लिप रीजन बहुत लो था, बहुत लो स्लिप रीजन था, तो उस टाइम पे हमने देखा था जो टॉर्क था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्लिप के, ठीक है। अच्छा, जब स्लिप की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब ड्रॉ कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक लो स्लिप रीजन और एक हाई स्लिप रीजन। तो अगर स्लिप आप हाई रखोगे तो उस टाइम पे जो आपको टॉर्क मिलेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा स्लिप के, है ना। तो वही चीज हमने ड्रॉ करा था। देखो ये 0 से स्टार्ट है यहाँ पे, और ये इसका मतलब यहाँ से लेके और मैक्सिमम स्लिप तक हम बोलेंगे ये लो स्लिप रीजन है। और लो स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है। अच्छा, जैसे ही स्लिप की वैल्यू ज्यादा हो रही है, स्लिप की वैल्यू जैसे ज्यादा हो रही है, क्या मिल रहा है हमें, इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। यानी कि अब स्लिप आप इंक्रीज करोगे टॉर्क जो है कम होने लगेगा। देखो जैसे जैसे स्लिप इंक्रीज कर रहा है अब हमारा टॉर्क जो है वो कम हो रहा है। तो ये वाले रीजन को, हाई स्लिप रीजन को हम बोल रहे थे अनस्टेबल रीजन, और लो स्लिप वाले रीजन को बोल रहे थे स्टेबल रीजन। ये हमारा स्टेबल रीजन था और ये हमारा अनस्टेबल था। तो अब हमें यही समझना है कि ये अनस्टेबल या स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, हम यही तो कह रहे हैं। मैं इस वाले ग्राफ में अगर आपको बताऊं, ये हमारी जीरो स्पीड है, स्टार्टिंग स्पीड, और ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम कह लो आप, मैक्सिमम स्लिप है या मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखना ध्यान से, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, जो लीनियर रीजन हमें दिख रहा है, जो ये वाला रीजन है, जो लीनियर रीजन हमें दिख रहा है, इसको हम स्टेबल बोल रहे हैं और इस वाले को अनस्टेबल बोल रहे हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको यही बताया था, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। मतलब देखो, अगर मान लो हम मोटर हमारा चल रहा है, ठीक है, हमने लोड बढ़ा दिया, तो लोड बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, लोड बढ़ाने से उसकी स्पीड कम होनी चाहिए क्या, नहीं, वो कम होगा, लेकिन फिर से वो बाद में क्या कर लेगा, उसको रीगेन कर ले। मतलब हम लोड लगाएं तो ऐसा नहीं कि लोड लगाते जाए और मोटर हमारा धीमे धीमे धीरा होता जाए और बंद हो जाए, तो फिर वैसे मोटर का फायदा क्या है। एक लिमिट होगी लोड की, हाँ इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते। लेकिन मान लो हम अ, उतना ही लोड अगर हम लगा रहे हैं, मतलब जितना हमारी डिजायर हमारा लोड है, उतना हम लोड लगा रहे हैं, और फिर भी हम लोड लगा रहे हैं और देख रहे हैं मोटर हमारा धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगी, तो फिर तो वो तो खराब, मतलब ये तो सही चीज नहीं है ना मोटर के केस में। मतलब एक लिमिट तो होगी, मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम लोड तो होगा, हाँ उस लोड से हम ऊपर उस मोटर को नहीं चला सकते। लेकिन अगर मान लो हम मैक्सिमम लोड से कम ही लोड पे चला रहे हैं और लोड धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किए, तो मोटर की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, मोटर को फिर वापस अपना जो ओरिजिनल स्पीड है, मान लो 1440 1450 आरपीएम, तो अगर लोड बढ़ाया हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए 1420 पे चला जाए, लेकिन फिर बाद में उसको क्या करना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए 1440 पे, मतलब जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है ना, हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो, अभी आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझना। अच्छा, मान लो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा रोटर है ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, और हमें पता है कि जो रोटर है हमारा वो सिंक्रोनस स्पीड पे तो रन करता नहीं है। तो मान लो मैंने कह दिया कि जो स्पीड एन आर यहाँ पे है, इस स्पीड से हमारा रोटर रन कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पे जो टॉर्क होगा वो इतना होगा, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया टाउ 1, ठीक है। और हमने पढ़ा है अभी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अच्छा, मान लो हमने लोड लगाया, अच्छा लोड लगाएंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी मोटर की, तो इसका मतलब स्पीड कम हो गई। मान लो अब स्पीड कुछ यहाँ आ गई स्पीड, तो अगर ये स्पीड आ गई तो इसका मतलब अब टॉर्क क्या है, ध्यान से देखो, ये टॉर्क है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर स्पीड कम हो गई
अगर स्पीड कम हो गई तो क्या देखो टॉर्क बढ़ गया क्या? बिल्कुल बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया। तो यही तो हमें चाहिए, अगर स्पीड कम हो रही है तो टॉर्क बढ़ जाए, मतलब करंट ज्यादा ड्रॉ हो और फिर से वो वापस क्या करे, स्पीड जो हमारा वो रीगेन कर ले। अगर स्पीड कम हो रही है तो टॉर्क बढ़ जाए, ताकि हमें फिर से दोबारा जिस स्पीड से रन हो रहा था वो स्पीड हमें मिल जाए। अच्छा, मान लो हम थोड़ा सा और कम कर दें स्पीड, तो देखो मान लो यहाँ पे अभी भी देखो स्पीड कम हुई तो टॉर्क जो है वो बढ़ गया। ये हमारा टॉर्क का एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब इस रीजन में अगर हम ऑपरेट करेंगे, इस रीजन में ध्यान से समझना, ये जो लीनियर रीजन है, अगर इस रीजन में ऑपरेट करते हैं, इस रीजन में ऑपरेट करते हैं, तो क्या होगा कि हम अगर हमारा लोड बढ़ भी रहा है, मान लो लोड बढ़ा तो स्पीड कम हो गई, लेकिन जब स्पीड कम हो रही है तो आप देखो स्पीड कम होने से जो हमारा टॉर्क है वो भी बढ़ जा रहा है। पहले टॉर्क कितना था, स्पीड कम हुई तो अब टॉर्क कितना हो गया, यानी कि टॉर्क बढ़ के फिर से वो क्या करेगा, स्पीड को हमें वापस रीगेन करा देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो अनस्टेबल रीजन, अगर अनस्टेबल रीजन की बात करें, मान लो ये हमारा अनस्टेबल रीजन, हम ऐसा बोल रहे थे कि ये वाला रीजन अनस्टेबल है, समझने की कोशिश करना। मान लो हमारा मोटर जो है वो इस स्पीड पे रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो इस स्पीड पे रन कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मान लो हमने लोड लगाया, लोड लगाया तो क्या होगा, स्पीड और कम हो जाएगी। तो मान लो स्पीड थोड़ी और कम हो गई, स्पीड मान लो यहाँ पे आ गई स्पीड, क्योंकि ये जीरो स्पीड है और ये एनएस स्पीड है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड कम होगी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इस केस में देखो जो टॉर्क है वो पहले वाले टॉर्क से क्या है, कम हो गया, है ना? हाँ या ना? इसका मतलब टॉर्क जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब एक बात बताओ, अगर टॉर्क कम हो गया तो क्या फिर वो, जब टॉर्क ही, स्पीड भी कम हो रहा है और टॉर्क भी कम हो रहा है, तो जब टॉर्क ही कम होने लगा तो स्पीड और कम होने लगेगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी। क्यों? क्योंकि मोटर को एक्स्ट्रा टॉर्क ही नहीं मिल रहा है। टॉर्क मिलेगा या मतलब करंट मिलेगा तभी तो मोटर फिर से वो दोबारा अपनी स्पीड पे आ पाएगी वापस, जिस स्पीड पे हम बोलेंगे, जिस जिस स्पीड पे वो सबसे बढ़िया वर्क कर रहा हो, 1440 आरपीएम, 1450 आरपीएम पे। हम देख रहे हैं कि स्पीड कम हो रहा है तो टॉर्क भी कम होने लग रहा है। टॉर्क कम होगा तो इसका मतलब करंट और कम ड्रॉ करेगा, और कम ड्रॉ करेगा तो और स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी, और धीरे धीरे ये कहाँ पे चला जाएगा, वापस जीरो पे। यानी कि हम लोड बढ़ाएंगे और क्या हो जाएगा, वो मोटर जो हमारी वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा स्टेबल रीजन नहीं है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि स्टेबल रीजन और अनस्टेबल रीजन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना जरा ध्यान से। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इतनी बात तो हम समझ पाए कि ये अनस्टेबल रीजन है, ये पूरा रीजन, और ये जो रीजन है वो स्टेबल रीजन है। तो एक बात बताओ, स्टेबल जो रीजन है, इस रीजन में हम कहीं भी अपने मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। एक चीज समझना जरा ध्यान से, मान लो हम इस मोटर को किसी ने बोल दिया यहाँ पे ऑपरेट करें, लेट अस सपोज, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर हमने क्या करा, थोड़ा सा भी लोड लगा दिया, तो जैसे ही लोड लगाएंगे स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो हमारा जो रीजन है वो किस में चला जाएगा, अनस्टेबल रीजन में। तो देखो समझना जरा ध्यान से, ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेबल तो है ना, लेकिन अब मोटर को ऑपरेट करना होगा तो वो कहाँ पे करेंगे, हम किस रीजन में ऑपरेट करेंगे? ये स्टेबल रीजन तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम मोटर को यहाँ पे ऑपरेट करें, ताकि थोड़ा सा भी लोड बढ़े, स्पीड थोड़ी सी कम हो और वो तुरंत अनस्टेबल रीजन में चला जाए। इसका मतलब अब ध्यान से समझना कि देखो, दिस इज आवर अनस्टेबल रीजन, दिस इज स्टेबल रीजन। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रीजन, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग रीजन कितना होगा, तो ध्यान से समझना, स्लिप जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? स्लिप जितना कम होगा उतना ही हमें रोटर से या स्टेटर से करंट कम ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। अभी जब मैं स्टार्टिंग बताऊंगा आपको तो इसका सिग्निफिकेंस और समझ में आएगा। तो ये अनस्टेबल रीजन है, स्टेबल रीजन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग रीजन, किस रीजन में मोटर को ऑपरेट करना चाहिए, तो आपको बोलना है कि कहीं इस रीजन में मोटर को ऑपरेट करना चाहिए, बिल्कुल सिंक्रोनस स्पीड पे तो नहीं, इस रीजन में, इस रीजन में हमारे मोटर को ऑपरेट करना चाहिए, तो बिल्कुल सबसे बढ़िया इफिशियंसी मिलेगी। इफिशियंसी इस टाइम पे सबसे अच्छी, क्योंकि करंट बहुत कम ड्रॉ होगा, आसानी से मोटर जो हमारा वो रोटेट होगा, ठीक है। क्योंकि स्लिप टाइम्स ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, स्लिप टाइम्स करंट डिक्रीज हो जाएगा, सब कुछ स्लिप टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अब अगर मान लो कोई आपसे बोले कि ये वाला रीजन, ये वाला स्टेबल तो है तो यहाँ पे चला लो, तो बात तो सही है, यहाँ पे तो हम चला लें।
लेकिन अगर मान लो हमने थोड़ा सा भी लोड लगाया, तो जैसे लोड लगाएंगे क्या होगा, स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो वो स्पीड कम होगा, यही तो है स्पीड वाली एक्सिस। अब मान लो स्पीड कम हुआ, स्पीड कम होगा, मान लो यहाँ पहुंच गया, जैसे यहाँ पहुंचा अब ये अनस्टेबल रीजन में आ गया, अब स्पीड कम होती ही जाएगी और जीरो पे पहुंच जाएगी। तो मैं फाइनली इसको कंक्लूड करता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दिस इज अनस्टेबल रीजन, दिस इज स्टेबल रीजन, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेबल रीजन है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट या ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है, तो इतना रीजन, ये वाला जो रीजन है यही हमारा ऑपरेटिंग रीजन होगा। जितना ज्यादा स्लिप कम कम से कम रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मान लो मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, मान लो ये सी, और ये डी, और ये वाला पॉइंट ई, ठीक है। और फिर यहीं पे इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब मान लो आपसे पूछेगा ये ऐसे हुआ, ए बी सी डी बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि स्टेबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको बताना है स्टेबल रीजन बी टू ई होगा, बी टू ई स्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन ए टू बी अनस्टेबल रीजन। अगर आपसे पूछता है ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है, तो ऑपरेटिंग रीजन सी टू डी, ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन होगा, ठीक है। तो ये आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा बड़े आसानी से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा स्टेबल और अनस्टेबल रीजन का। तो अभी इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।